कान्हा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीटीटी और बीएसटीसी की जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय के अंदर भाषा का सामान्य परिचय पर, कि भाषा का सामान्य परिचय हमें देखने की जरूरत क्यों पड़ी। भाषा का परिचय देखने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि हिंदी भी एक भाषा है और भाषा के बारे में हमें छोटी जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें छोटी जानकारी या सामान्य जानकारी उसकी ना हो तो पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। तो हम पहले भाषा के बारे में देखते हैं कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आज आप भाषा के बारे में जाना कि भाषा होती क्या है। तो भाषा को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा शब्द भाष धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ये जो भाषा शब्द है वो भाष धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। आ है क्या? प्रत्यय। प्रत्यय को आपा कहवा शब्दांश, प्रत्यय को शब्दांश कहते हैं। और भाष है एक धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाषा है जो भाष धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये देखते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ, दोस्तों, भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त करना या फिर कहना होता है। कि भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्त करना या फिर कहना होता है। देखो, भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा उसे कहते हैं जो अपने मन के भाव, अपना मन का विचार, अपना मन की बातों ने आपा कहवा, वो एक माध्यम है और वो माध्यम है भाषा। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपना मन की बातों ने, मन का विचार ने, मन का भाव ने प्रकट करा, जिन्हें भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है देखते हैं दोस्तों। कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव या मन की बात प्रकट या व्यक्त करता है। दोस्तों, आपने देखा कि भाषा वह साधन है, उस साधन के द्वारा हम अपनी बात ने, अपनो विचार, अपनो भाव प्रकट करा, उसे भाषा कहते हैं। ये तो भाषा की परिभाषा हो गई। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो
और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं कि जो भाषा है उस भाषा के बारे में विद्वानों ने क्या कहा, यानी कि विद्वानों के मत भाषा के बारे में क्या है, विद्वानों की परिभाषाएं क्या है भाषा के बारे में। तो देखते हैं प्लेटो। प्लेटो एक महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने परिभाषा दी है भाषा की, और परिभाषा यह है कि भाषा हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है। भाषा हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है, जो ध्वनि के रूप में होठों से निकल कर अपने मन के विचार व्यक्त करती है। अपने मन के विचार व्यक्त करती है। प्लेटो साहब कहते हैं कि भाषा हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है। आत्मा यानी वही मन की बातचीत है जो ध्वनि रूप में होठों से निकलकर अपने मन के विचार व्यक्त करती है, उससे भाषा कहते हैं। यह बात तो हो गई। अगली परिभाषा है गुरु कामता प्रसाद की। ये हिंदी के महान विद्वान हुए हैं। गुरु कामता प्रसाद की हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी किताब है, और हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे वो भी गुरु कामता प्रसाद की ही पढ़ेंगे। गुरु कामता प्रसाद कहते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक मानव, एक आदमी अपनी बात ने दूसरों पर भली प्रकार से प्रकट करता है, यानी कि अपनी बात ने दूसरे व्यक्ति को कहता है और दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है, समझता है, उसको ग्रहण करता है। कामता प्रसाद यह कहते हैं कि भाषा ही ऐसा माध्यम है जो आपा एक व्यक्ति को बात, मन के भाव समझाते हैं और दूसरे व्यक्ति के मन के भाव समझते हैं। एक वैज्ञानिक और हुए हैं स्वीट साहब कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के समूह ध्वन्यात्मक शब्दों के समूह द्वारा
समूह द्वारा विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना ही भाषा है। स्वीट साहब कहते हैं कि जो ध्वन्यात्मक शब्दों के समूह यानी कि जो ध्वनि है उसके समूह के द्वारा अपने विचार को किसी और को बताना, उसे ही भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा पता चल गई कि भाषा अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाषा के विकास के बारे में कि विकास भाषा का कहाँ होता है और कहाँ संभव नहीं है। तो भाषा का विकास समाज में होना निश्चित है, क्योंकि समाज के अंदर एक भाषा होती है जिससे बालक सीखता है, मानव सीखता है। तो भाषा का विकास होना निश्चित है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी नई भाषा सीख सकता है, क्योंकि भाषा कोई सीखना बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो, आपनो राजस्थान रो व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में जान बसे तो वो 6 महीना 12 महीना बाद गुजरात की गुजराती और महाराष्ट्र की मराठी सीख लेवे। तो भाषा सीखना कोई बड़ी बात कौन है। भाषा हमेशा परिवेश में सीखी जाती है और भाषा सीखने का बारे में एक दो विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों की बात समझते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा सीखने के लिए विद्वान हुए थे चोम्स्की। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात। यानी कि चोम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा को हम परिवेश में नहीं सीख सकते। भाषा हमारे जो परिवार में माता पिता है वही भाषा हमारे अंदर आती है। यानी कि माता पिता अगर गुजराती बोलते हैं और उनको मराठी भी आती है तो हमें भी मराठी आएगी। चोम्स्की साहब का यह कहना है। तो बात कहते हैं कि भाषा का विकास, आप पॉइंट नोट करते चलना। भाषा का विकास एक भाषा के विकास के लिए एक समृद्ध परिवेश होना आवश्यक है। एक निरक्षर व्यक्ति भी परिवेश में रहकर नई भाषा सीख सकता है। चोम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा सीखना की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यानी कि चोम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
वाइगोत्स्की साहब भाषा के बारे में कहते हैं, भाषा का विकास और अस्तित्व समाज के बाहर संभव नहीं है। समाज के बाहर संभव नहीं है। एक विद्वान और हुए हैं, वो कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, और अनुकरण के बारे में स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो परिभाषा तो हमने देखी भाषा की, भाषा के बारे में विद्वानों के विचार देखे, भाषा के विकास के बारे में कुछ जाना है। तो चोम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता, एक बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उसमें बालक में क्षमता जन्मजात होती है। इनका कहना है बालक जन्म के बाद उसमें भाषा सीखने की क्षमता नहीं आती है, सिर्फ जन्म के समय क्षमता विकसित हो जाती है। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि भाषा का विकास और अस्तित्व समाज के बाहर संभव नहीं है। वाइगोत्स्की साहब बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इन्होंने भाषा को एक दो शब्दों में बांधा है कि जो भाषा का विकास है, भाषा का विकास समाज में ही होता है। हम अपने समाज में रहते हैं तो हमारे समाज की भाषा हम सीखते हैं और हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उसको बनाए रखते हैं अपनी भाषा को। और जो भाषा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक हम उसे अपनाते रहते हैं, और भाषा का अस्तित्व समाज ही बनाए रख सकता है। समाज के अलावा उस भाषा के अस्तित्व को कोई नहीं रख सकता। स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। स्किनर साहब का कहना है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका नोट्स बनाने के लिए। अब हम भाषा के विशेषता के बारे में बात करेंगे कि भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता की बात करें तो भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा को हम ग्रहण करते हैं, भाषा को सुनकर सीखते हैं। भाषा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर नहीं आई है, कोई वंशानुक्रम भाषा हमने नहीं सीखी है, यानी कि भाषा हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ती है। भाषा हम सीखते हैं। हम इंग्लैंड चले जाएंगे तो वहां की भाषा सीख लेंगे, भारत में है तो भारत की सीखेंगे। भारत में भी जैसे राजस्थान में राजस्थानी सीखते हैं, मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, डुंडाड़ी हो गई, हाड़ौती हो गई, और गुजरात में जाते हैं तो गुजराती, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी। यानी कि भाषा एक सुनकर सीखने वाली है। भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, और भाषा को हम सीख सकते हैं। यानी कि भाषा अर्जन और भाषा का अधिगम भी संभव है। भाषा में लचीलापन पाया जाता है, यानी कि भाषा एक परिवर्तनशील है, क्योंकि भाषा में परिवर्तन होना भी निश्चित है, और भाषा में परिवर्तन आपको मिल सकता है। और आपने राजस्थानी में तो एक कहावत है, एक कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। यानी कि 3-4 किलोमीटर के अंदर पानी
का स्वाद बदला हुआ मिल सकता है और 9 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको भाषा के अंदर फेरबदल मिल सकता है। और भाषा की बात करें तो भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है और जो भाषा का जो प्रयोग का साधन है वो प्रयोग का साधन मौखिक साधन है, यानी कि भाषा सर्वाधिक प्रयोग में आती है तो वो मौखिक भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग में आती है। हमने जो बात की, जो चर्चा की, उसको बोर्ड पर लिख लेते हैं आपके नोट्स के रूप में। तो पहला पॉइंट है हमारा भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। भाषा का अधिगम का अर्थ होता है सीखना। भाषा का अधिगम तथा अर्जन दोनों संभव है। भाषा में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। भाषा की चौथी विशेषता है भाषा एक आद्योपांत है। भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। पांचवा पॉइंट है भाषा एक आद्योपांत प्रक्रिया है। तो आद्योपांत का अर्थ मैं आपको बता दूं कि आद्योपांत अंत और प्रारंभ। भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात भाषा का न अंत मालूम है और न ही प्रारंभ। आद्योपांत का अर्थ होता है न तो उसका अंत पता है और न ही उसका प्रारंभ। मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूं कि आद्योपांत क्या है। तो आद्योपांत को हम लिखते हैं न तो प्रारंभ और न ही अंत। भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका न तो प्रारंभ और न ही अंत बता सकते हैं हम। ठीक है ना, आद्योपांत की बात हमने कर ली। एक अंतिम विशेषता और बता दूं कि भाषा का प्रयोग रूप मौखिक भाषा होती है।
यानी कि भाषा का जो प्रयोग रूप है वो मौखिक है। भाषा की विशेषता आपने देख ली है कि भाषा की विशेषता क्या है। अब हम भाषा के रूप की बात करेंगे कि भाषा के रूप कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। तो भाषा के रूप दो प्रकार के हैं। पहला रूप है लिखित भाषा, दूसरा रूप है मौखिक भाषा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने दो रूप बताए, कहीं गलती तो ना कर दी। तो दोस्तों भाषा के रूप दो होते हैं। तीसरा रूप आप जो सोच रहे हो वो भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, ना कि भाषा का एक रूप। तो भाषा के रूप की बात करें हम, तो भाषा के रूप दो है। भाषा के रूप कितने हैं? दो। पहला रूप मौखिक, दूसरा रूप है लिखित। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित रूप। तो हम पहले मौखिक रूप की बात करेंगे कि मौखिक भाषा है क्या, और मौखिक भाषा की कुछ विशेषता देखते हुए चलेंगे कि मौखिक भाषा की विशेषता है क्या दोस्तों। तो देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को मैं आपको बता दूं कि मौखिक भाषा उससे कहते हैं जो अपनी बात को बोलकर व्यक्त करता है, बोलकर कहता है, तथा दूसरा व्यक्ति वहां मौजूद रहकर उस बात को सुनता है, समझता है, उससे मौखिक भाषा कहते हैं। अपनी भाषा में क्यों? तो यह है कि दो दोस्ता की बातचीत ही मौखिक भाषा है। एक दोस्त बात कह रहो, दूसरो दोस्त वे बात न सुन रहो और समझ रहो, विनी मौखिक भाषा कहवे। ठीक है सा। मौखिक भाषा को दूसरो उदाहरण संवाद देगो, वाद विवाद प्रतियोगिता वेगी, नाटक वेग्यो, ये मौखिक भाषा है। ठीक है ना। और मौखिक भाषा को अस्थायी रूप कौन है? अस्थायी रूप है। कहा कि दो दोस्त बातचीत की दी, वी बातचीत ने एक दोस्त दूसरा दोस्त ने जान केवे और तो वी काम में फेर बदल है कि मैं आपने पढ़ा रही हूँ आज ई क्लास ने, और इस क्लास ने 5 दिन बाद वापस पढ़ूं तो शब्दा में फेर मिली और फेर मिलियो, मतलब अस्थायी रूप कौन है? जो है वाक्य वा चीज में अगली दूर न क्यों हो सके विका में और परिवर्तन लाऊं और उदाहरण अलग लाऊं, इले भाषा को अस्थायी रूप है मौखिक भाषा। लेकिन मौखिक भाषा प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। कहा कि लिखित भाषा पहली मौखिक भाषा आई ही, इले इन्हें प्राचीन भाषा कहवे। मौखिक भाषा प्राचीन भाषा है। भाषा को अस्थायी रूप है, अपने विचार ने लंबा टाइम तक सुरक्षित न रख पावे। ये कुछ विशेषताएं हो गई कि मौखिक भाषा है क्या। तो दोस्तों मौखिक भाषा में बात कर रहे थे हम कि व्यक्ति अपने विचार बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। देखो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति अपने विचार बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। इसका उदाहरण बता देता हूं मैं।
उदाहरण है वार्तालाप, नाटक, संवाद, वार्तालाप, नाटक, संवाद, वाद विवाद, आदि। इसके गुण या विशेषता की बात करें हम मौखिक भाषा के, तो छोटे छोटे 2 या 3 गुण हैं। वह गुण यह है कि भाषा का अस्थायी रूप है, भाषा का अस्थायी रूप है। इसमें वक्ता व श्रोता होना अनिवार्य है। वक्ता और श्रोता, वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, यानी कि कहने वाला और सुनने वाला दोनों व्यक्ति होना आवश्यक है, तभी मौखिक भाषा का उपयोग होता है। ठीक है। मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है वो आधारभूत इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की एक महत्वपूर्ण बात है कि भाषा का मूल रूप है, प्राचीन भाषा है, भाषा का मूल रूप है, प्राचीन भाषा है और सबसे सरल भाषा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, भाषा का मूल रूप, प्राचीन भाषा, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा है। तो हमने मौखिक भाषा के बारे में देखा है। अब हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे कि लिखित भाषा है क्या। मौखिक भाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखित भाषा की बात करते हैं। कि लिखित भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन के विचार लिखकर व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने कोई कहानी लिखी, कोई एक लेख लिखा, जीवनी लिखी, आप उसे पढ़कर समझते हो, उसका अर्थ ग्रहण करते हो, उससे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि इसमें एक व्यक्ति लिखता है और दूसरो व्यक्ति विनय पढ़े है। अपनी बात क्यों तो एक ही है, एक आदमी तो लिख्यो, दूजो विनय बने। यानी कि लिखनो अलग आदमी को काम है और बननो दूसरा आदमी को काम है। विनय लिखित भाषा के। और मौखिक भाषा में एक केवे दूजो हुने। ठीक है, सबा सरल बात आ है। तो हम लिखित भाषा की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, पैर नहीं चल रहा? चलो ये ले लेते हैं। लिखित भाषा वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार लिखकर व्यक्त करता है, तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर
समझते हैं। उदाहरण की बात जीवनी, कोई पत्र हो गया, लेख हो गया, स्मरण हो गया, समाचार पत्र, इतिहास आदि। यानी कि लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें अपना मन की बात, अपनो विचार, जो भी आप लिखा और भी लिखी हुई बात ने कोई दूसरा पढ़ और समझे, बिना लिखित भाषा के। ठीक है सर। लिखित भाषा के कुछ छोटे मोटे गुण हैं, वो गुण मैं आपको बता दूं कि लिखित भाषा एक अस्थायी रूप है। भाषा को अस्थायी रूप यूं है कि कई सालों पहले भागवत गीता लिखी गई। जिसने भी लिखी भागवत गीता आज भी हम पढ़ते हैं, तो भागवत गीता वैसे की वैसे ही हमें पढ़ने को मिलती है जैसे कई सालों पहले लिखी हुई थी। इतिहास देख लो आप, इतिहास कई सालों से लिखा गया है। महाराणा प्रताप का इतिहास देख लो, कई वर्षों पहले लिखा गया। आज भी हम उस इतिहास को पढ़ते हैं, तो उस इतिहास में कई फेरबदल कौन है। तो लिखित भाषा काम की भाषा है। लिखित भाषा को रूप अस्थायी है, यानी कि लिखित भाषा क्या है, भाषा का अस्थायी रूप है। यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं, गुण या विशेषता की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। दूसरी बात कर रहे हैं कि विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तीसरी बात, भाषा का स्थायी रूप है, विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तीसरी बात है कि जो भाषा का जो मूलभूत आधार है, लिखित भाषा का मूलभूत आधार, वो मूलभूत आधार है वर्ण। मूलभूत आधार क्या है, वर्ण है। वर्ण मूलभूत आधार क्या है, मूलभूत आधार वर्ण है। यह बात तो हमने कर ली लिखित भाषा के बारे में। और कुछ बच रहा हो तो मैं बता देता हूं। गुण विशेषता के अंदर, हाँ, गुण विशेषता के अंदर एक बात बच रही है कि हमने कहा कि मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप होती है। तो मौखिक भाषा का मूल रूप है, तो लिखित भाषा का क्या होगा, गौण रूप होगा। भाषा का गौण रूप है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात भी आप कर ली कि भाषा के रूप दो होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक की बात आप कर ली कि मौखिक भाषा प्राचीन भाषा है, भाषा को मूल रूप है। मौखिक भाषा अपने विचार कहकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर, यानी कि एक आदमी कहवे दूसरो सुने। लिखित भाषा में भाषा को गौण रूप है, विचार लंबे समय तक रहते हैं। लिखित भाषा विनय कहवे कि एक लिख्यो दूजो विनय बने, लिखित भाषा उसे कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी सांकेतिक भाषा कि सांकेतिक भाषा है क्या, क्यों सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं गिना। वो आपको सांकेतिक भाषा पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा कि सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में क्यों नहीं गिना जाता है। मुझे बताने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी।
सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि भाषा के व्यवहार में आती है। सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, यानी कि संकेत के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करता है व्यक्ति, सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं। यानी कि कोई इशारों में बातें करता है, इशारों में अपने मन के भाव व्यक्त करता है, उससे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने इशारा किया किसी को कि तुम खड़े हो जाओ, ये तो मैंने बोलकर व्यक्त किया। अगर मैं ऐसे हाथ के इशारे से करता हूं कि तुम खड़े हो जाओ, तो मेरे हाथ के इशारे से अब कौन व्यक्ति खड़ा होगा ये कह नहीं सकते कि वास्तव में यह आदमी खड़ा होगा या इसका पास वाला। हाँ, यदि एक आदमी खड़ा है तो खड़ा हो सकता है कि हाँ मुझे ही कह रहे, लेकिन 40-50 आदमी में अब किसको कह रहा हूं वो किसी को समझ में थोड़ी नहीं आएगा कि मैंने उसे कहा। तो सांकेतिक भाषा संकेतों या इशारों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो वह भाषा जिसमें व्यक्ति इशारों या संकेतों के माध्यम से समझाता है तथा संकेतों से ही समझता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह तो अपनी सांकेतिक भाषा की परिभाषा, यानी कि व्यक्ति इशारों के माध्यम से क्या करता है, समझाता है तथा संकेतों से ही समझता है। इसके उदाहरण की बात करूं मैं तो उदाहरण है गूंगे व्यक्ति की वार्तालाप। एक उदाहरण और है यातायात नियंत्रण सिपाही। जहां 4 रास्ते होते हैं वहां एक सफेद वर्दी के रूप में आदमी खड़ा होता है, पुलिसमैन। वो हाथों के इशारों के द्वारा गाड़ियों को रोकता है, गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है कि तुम आगे जाओ, तुम रुको, तुम निकलो, तुम रोको, ऐसे इशारा करता है। वो कहता नहीं है, वो सिर्फ सीटी और हाथों के इशारों पर चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यातायात नियंत्रण सिपाही इसके उदाहरण हैं। तो आपके भाषा के रूप समाप्त हो गए। अब एक छोटा सा और बचा है, भाषा के कौशल। तो दोस्तों भाषा के कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सुन लो। भाषा के कौशल होता है एक तो सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। यानी कि एक बालक में जो भाषा का विकास होता है, भाषा के कौशल का विकास, वो इसी क्रम में होता है। पहले बालक सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। तो भाषा के कौशल कितने हुए? 4 हुए। भाषा के कौशल 4। पहला कौशल है सुनना, दूसरा बोलना,
तीसरा पढ़ना, पढ़ना। चौथा है लिखना। ये आपके भाषा के कौशल हुए। तो हमने भाषा की जो जानकारी है अपने काम में आने वाली कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा के रूप क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के विद्वानों के मत क्या है, जो हमने जाना है इसे भाषा कहते हैं। ये भाषा के कौशल है। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे कि व्याकरण क्या है और भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है। इसी तरह उसकी भी सामान्य जानकारी लेंगे जो अपने काम में आने वाली है, क्योंकि ये कोई चीज़ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं पढ़ाएगा। यदि आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो कहा कि पीटीटी और बीएसटीसी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को वो जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करता है। मैं आपको हिंदी के लिए निकले हैं तो हिंदी के विषय के बारे में, उससे पहले हिंदी एक भाषा थी तो भाषा के बारे में जाना है। अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण क्या है, भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है, अब उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण में आपके जो भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो समझ में आया हो, ऐसे आपको लगता है कि हमें कान्हा एजुकेशन से पढ़ना ही चाहिए हिंदी, तो आप कान्हा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाकर कान्हा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों आपका।